नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का दूसरा भाग करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने उसके नियुक्ति संबंधी सभी अधिकार को जाना था। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे इस भाग में। तो देखिए, सबसे पहले संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है ना। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के दो व्यक्तियों के लोकसभा के सदस्यों के रूप में मनोनयन कर सकता है। यह अनुच्छेद आपका कौन सा अनुच्छेद? तो 331 के अनुच्छेद के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? तो 301। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो यह आपका 331 के अनुच्छेद के अनुसार, जहाँ पर राष्ट्रपति उस समुदाय के यानी लोकसभा के दो सदस्यों को, दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनीत करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल के आधार पर? तो आर्टिकल 331 के आधार पर। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। यह आपका कौन सा आर्टिकल के अनुसार? तो यह आपका अनुच्छेद 80 मतलब आर्टिकल 80 का तीसरा भाग, आर्टिकल 80 का तीसरा भाग के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने का शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो देखिए, संसद के समय अनुच्छेद 123 है ना, 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी किया कर सकता है राष्ट्रपति, है ना। अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका प्रभाव अधिनियम के समाप्त होता है ना, समान होता है ना। जैसे कि कोई कानून बन गया तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है ना। इसका प्रभाव कितना सप्ताह तक रहता है? तो 6 सप्ताह तक इसका प्रभाव रहता है ना, 6 सप्ताह तक। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी करते हैं, है ना। देखिए, परंतु संसद सत्र के शुरू होने तक 6 सप्ताह के तक रहता है ये। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर, है ना, राज्य सूची के विषय पर ये कभी भी कानून नहीं बनाते हैं।
है ना। राज्य सूची के विषय पर यह अध्यादेश नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ राज्य से जुड़ा होता है। और देखिए, दोनों सदन में सत्र होते हैं तब यह राष्ट्रपति का नहीं हो सकता, मतलब अध्यादेश तब जारी नहीं किया जा सकता है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद सैन्य शक्ति। तो देखिए, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति आपका किसमें निहित है? तो सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति आपका राष्ट्रपति में निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा, मतलब है ना, संसद के द्वारा जो कानून होता है उसमें नियमित होता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कि सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित रहती है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित रहती है, तो यह राष्ट्रपति में निहित होता है। उसके बाद देखिए, राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या है इसका, है ना। तो देखिए, राजनीतिक शक्ति दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है ना। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत को नियुक्त करता है ना। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम पे होता है, तो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। राष्ट्रपति तो देखिए, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर अगर प्रश्न आता है कि भारतीय राजदूत की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में विदेशों के राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद क्षमादान करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है ना। देखिए, क्षमादान करने की शक्ति आपका कौन सा अनुच्छेद के अनुसार है, तो अनुच्छेद 72 के अनुसार। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए जो दोषी ठहराया गया है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन परिहार और लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। मतलब उसको वो ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं, ये कम कर सकते हैं, या पूरी तरह से सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो ये अधिकार आपका किसके पास है, तो यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 72 के आधार पर, है ना। अनुच्छेद 72, है ना। तो यह अधिकार कौन सा अनुच्छेद के आधार पर है, तो यह आपका अनुच्छेद 72 के आधार पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, नोट करने वाला बात यह है कि जब क्षमादान की पूर्व याचिका
क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो, है ना, क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति जब रद्द कर देते हैं तब इस दूसरी याचिका हम लोग कहीं भी दायर नहीं कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति के पास जो याचिका चला गया, अब राष्ट्रपति उसे नामंजूर कर देते हैं, है ना, राष्ट्रपति उसे नामंजूर कर देते हैं। तब ऐसे कंडीशन में वह याचिका आप दूसरे जगह कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति का इमरजेंसी पावर क्या है। यह क्लास आप आदित्य सिन्हा कैरियर क्लास के थ्रू से देख रहे हैं। इस चैनल में हर दिन आपका कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ नया वीडियो मिलेगा, जो आपका सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इसको आप पढ़ के देखिए, मैं यहाँ पर वैसे ही टॉपिक को डील करता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वैसा ही टॉपिक। तो देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ से संबंधित उपबंध तो भारतीय संविधान के 18 भाग में, है ना, 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत, है ना। देखिए कौन सा भाग में, तो 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत हमें इमरजेंसी शक्तियाँ यानी आपातकालीन, राष्ट्रपति के आपातकालीन जो शक्तियाँ दी गई है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो कौन सा अनुच्छेद, तो भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा, है ना, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल को लागू कर सकता है ना। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं। पहला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का लगाया गया आपात। ये आपका किसके थ्रू होता है, तो अनुच्छेद 352, ठीक है। भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल को लागू कर सकता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात आपका अनुच्छेद 352 में वर्णित है। उसके बाद देखिए, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र का विफल होने से जो उत्पन्न आपात की स्थिति होती है ना। देखिए, किसी भी राज्य में अगर वहाँ का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाए तो ऐसे कंडीशन में अनुच्छेद 356 के तहत उस जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ना। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 356 के अंतर्गत। फिर वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 360
60 के तहत। ये आपका 2 माह से कम 2 माह तक ये ज़रूर लागू होता है ना। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ज़रूर यहाँ से इसको नोट करेंगे, डील करेंगे, समझेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है और उसके लिए बहुत ही ये हॉट टॉपिक है। इसको हम लोगों को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है ना। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 143 के अधीन। लेकिन वह यह परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका नोट करने वाला पॉइंट कौन सा है? तो अनुच्छेद 143। इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143। देखिए भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है ना। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग का प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये तो खैर सभी लोग जानते होंगे। वह 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे लगातार, यानी लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम राष्ट्रपति भारत देश के। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे तथा 1 बार राष्ट्रपति। 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी, है ना। देखिए लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति पर रहने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव में हार गए थे, फिर बाद में वह निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो मतलब निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, है ना। निर्विरोध राष्ट्रपति चुनने वाले व्यक्ति तो नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो दोस्तों, ये क्लास आप आदिति सिन्हा कैरियर क्लास में देखें। आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो एग्ज़ाम के लिए हॉट टॉपिक है ना, उसका जानकारी लेने के लिए इससे बेहतर आपका कुछ भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो चलिए, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से जुड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।